नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। और आज कई चुनावी राज्यों से हमारे पास खबर है, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से। राजस्थान में कल गृहमंत्री अमित शाह पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा दौरे पर थे। रात को 2:30-3 बजे तक बैठक चली है। तो आज हम आपको इस बैठक की पूरी कहानी बताएंगे। क्या बीजेपी ने अपना घर पूरी तरीके से संवार सुधार लिया है राजस्थान में? क्या इस किसी वजह से जो टिकट के वितरण का मामला अटका हुआ था, अनाउंस नहीं हो पा रहे थे टिकट, अब जल्दी टिकट भी बटेंगे, उसकी घोषणा भी होगी। और वसुंधरा राजे को लेकर के क्या फैसला हुआ है खासतौर पर, यह आपको हम बताएंगे। रमेश बिधूड़ी को टोंक का संयोजक बनाया गया। रमेश बिधूड़ी किस वजह से चर्चा में, आप सब जानते हैं। जो कुछ पार्लियामेंट में उन्होंने कहा, उसके बाद भी उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, तो इसके पीछे क्या वजह है। फिर आपको हम लेकर चलेंगे भोपाल। कपिल शर्मा जो बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर हैं, यहां दिल्ली से हैं वैसे तो, लेकिन वो कपिल मिश्रा वो भोपाल में जाकर के जिस तरह सनातन का मुद्दा उठा रहे हैं, तो मध्य प्रदेश के चुनाव में ये सनातन का मुद्दा कितनी गर्मी लाने वाला है, इस पर हम बात करेंगे। YouTube पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक YouTube फेस्ट में जो संदेश दिया, उसके बाद सोशल मीडिया पर लड़ाई बड़ी जबरदस्त चल रही है बीजेपी कांग्रेस के बीच में। तो कहां राहुल गांधी हैं, चाहे व्हाट्सएप हो, YouTube हो, एक्स हो, और कहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कितनी फॉलोवरशिप, कितने इनके वीडियोस, कितनी स्टेटमेंट्स इनकी, या जो भी कुछ डालते हैं, पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पर, कितने लाखों या करोड़ों लोग उसको देखते हैं, कौन आगे चल रहा है आखिर सोशल मीडिया की लड़ाई में, बात करेंगे। साथ ही आपको पंजाब की राजनीति में चल रही इंडिया गठबंधन की खटपट बताएंगे। कांग्रेस का विधायक ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार। पंजाब पुलिस भगवंत मान की आम आदमी पार्टी की सरकार ने गिरफ्तार किया है। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया वो पंजाब में कांग्रेस पार्टी का बड़ा नेता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये सब कुछ साजिशन किया जा रहा है। तो आखिर भगवंत मान कौन सी साजिश का हिस्सा, वो बता रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और उज्जैन में जो बच्ची के साथ दरिंदगी हुई है, खास तौर पर उस पर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि उज्जैन में जो कुछ हुआ उसने हम सबके सर शर्म से झुकाती है। कहानी कुर्सी की में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे मेहमान है रोज की तरह। हर्षवर्धन जी, बहुत स्वागत है आपका। विजय त्रिवेदी जी भी हमारे साथ हैं। विजय जी, बहुत स्वागत आपका भी। और समीर चौगांवकर साहब भी हमारे साथ हैं। पहले जरा राजस्थान की खबर आपको बता दें। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, BL संतोष और तमाम बड़े नेता राजस्थान की बीजेपी के कल बैठक में शामिल थे। गृह मंत्री अमित शाह और नड्डा जी कल बताया गया कि देर शाम पहुंचे, 8 बजे के बाद करीब, और रात को 2:30-3 बजे तक बैठकों का सिलसिला चलता रहा। पहले सब मिल बैठकर बैठक हुई, फिर 1-to-1 भी मीटिंग हुई। वसुंधरा राजे के साथ खास तौर पर बताया गया कि बड़ी देर तक बातचीत चलती रही। और क्या वसुंधरा राजे का रोल रहेगा इस चुनाव में, उनको क्लियर कर दिया गया है। सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट किसी को नहीं किया जा रहा, ये खबर निकल के साथ सामने आई है। केवल एक चेहरा होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो वसुंधरा राजे को कैसे मनाया गया है, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि वो अब खुले मन से पूरे तरीके से प्रचार में जुटेंगी। अभी तक वो सभाओं में नहीं जा रही थी। जो रैलियां निकाली गई, परिवर्तन संकल्प रैलियां, उसमें यात्राएं, उसमें वसुंधरा राजे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। तो लग रहा था कि नाराजगी तो है, और वो भी कंफ्यूजन में है कि आखिर मेरा रोल क्या है इस चुनाव में, कोई क्लियर तो करे। तो वो शायद अब क्लियर हो चुका है। और क्या अब बीजेपी मध्य प्रदेश की तर्ज पर वहां कुछ सेंटर के बड़े नेताओं को, कोई मंत्री, कोई सांसद, क्या उनको भी चुनाव में उतारेगी, जैसा मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। सब पर हम बात करते हैं। पहले जरा एक अपडेट, अगर क्योंकि तीनों हमारे पत्रकार मेहमान हैं, तो केवल कॉमेंट नहीं, खबर भी होती है उनके पास। तो पहले आज विजय से शुरुआत करते हैं। राजस्थान से क्या खबर है सर? बीजेपी ने अपना घर ठीक कर लिया? घर में सबको अपनी जो पोजीशंस है, काम है, जिम्मेदारियां, वो बता दी है। ठीक कितना होगा नहीं होगा ये तो बात की बात है। पहला काम ये किया गया कि भाई आपके पास क्या काम है, क्या जिम्मेदारी है, इसको समझ लीजिए। यही ऑप्शन है आपके पास। आपको ठीक लगता है तो भी ठीक है, नहीं लगता है तो भी ठीक है। पार्टी इस रास्ते पर चलेगी, ये मैसेज दिया गया। अमित शाह साहब 2-2:30 बजे तक मीटिंग करते हैं, ये कोई सरप्राइज़ वाली बात नहीं है। जो लोग अमित शाह जी को नहीं जानते उनके लिए सरप्राइजिंग हो सकता है। अमित शाह जी नॉर्मली इसी तरह लोगों की नींद खराब करते हैं। पार्टी के नेताओं की, खासतौर से इलेक्शंस में वो बड़ी लंबी मीटिंग्स किया करते हैं, क्योंकि वो औपचारिक मीटिंग नहीं करते, वो एक एक इशू को क्लियर करने के लिए बैठते हैं। और राजस्थान की बैठक आप इसलिए महत्वपूर्ण समझ लीजिए कि पार्टी के अध्यक्ष, आमतौर पर ऐसा नहीं होता कि पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी और BL संतोष जी जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइज, तीनों लोग जिस बैठक में रहे, तो इसका मतलब है कि गंभीर मसला रहा होगा और सब चीज़ों को, घर को ठीक करने की कोशिश की गई। और उसमें वसुंधरा जी को बताया गया कि उन्हें क्या जिम्मेदारी मिल सकती है। और मुझे लगता है कि सामूहिक नेतृत्व पर जाने के लिए उनको कहा गया है कि आप उस पर चलें। आपको फेस बना के शायद पार्टी नहीं जाएगी, शायद मेरी तरफ से। पार्टी ने तो उनको शायद के साथ नहीं कहा होगा, मुझे क्योंकि इतनी जानकारी है तो मैं उस पर बात कर सकता हूँ। दूसरी बात हुई है कि
एमपीज और मिनिस्टर्स जो है उनमें से किन किन को जिम्मेदारी मिल सकती है चुनाव लड़ने की, वो एक बड़ी बात है। एक और काम हुआ है कि अभी जो मुझे कल रात को जानकारी मिली कि कितने लोगों के टिकट काटे जा सकते हैं, ये सिटिंग एमएलएज के, वो एक बड़ी बात, ये 3-4 बातें मोटे तौर पर की गई हैं वहाँ पर। एक बार हमारे पॉलिटिकल लीडर देवेंद्र पराशर भी जुड़ गए हमारे साथ। देवेंद्र, राजस्थान की बैठक क्यों अहम है? ये देर रात तक बैठकें क्यों चलती हैं? क्या फॉर्मेट होता है इन बैठकों का? कैसे बातचीत होती है, ये भी आपसे समझना है। और क्या हुआ है खास कल की बैठक में? सौरभ, सबसे पहले कल की बैठक की बात करें, जो तकरीबन 2 बजे तक वो बैठक चली थी, तो उस बैठक में जो सबसे खास पहलू था, उस बैठक के होने से पहले वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ तकरीबन 15 मिनट की मुलाकात हुई थी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह के साथ। और उस मुलाकात में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से ये बताया गया कि काम कैसे करना है, और वसुंधरा राजे ने भी अपना जो फीडबैक दिया वो दिया, फीडबैक जो था उसको दिया। दूसरी चीज़ की, जो जब बैठक शुरू हुई तो उस बैठक में जो परिवर्तन यात्राएँ हुई हैं, उस परिवर्तन यात्रा का फीडबैक कैसा था, किन इलाकों में भीड़ अच्छी थी, किन इलाकों में भीड़ नहीं थी, भीड़ नहीं आने के पीछे वजह क्या थी, उस क्षेत्र के नेता उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, आगे उन्हें क्या करना है, इन सारे मसलों को लेकर बातचीत हुई। साथ ही साथ इस परिवर्तन यात्रा के बाद अब आगे की आपको तैयारी कैसे करनी है। तो मोटे तौर पर इस प्रकार की बैठक में आमतौर पे जो धारणा होती है कि इसमें सीटों का चयन होगा या नेतृत्व को लेकर बातचीत हुई, ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसमें आप समवेत स्तर में चुनावी तैयारियों की बात करते हैं, और कल की बैठक में भी यही हुआ कि हर एक परिवर्तन यात्रा के पूरे रूट के दरमियान कहाँ कहाँ भीड़ अच्छी आई थी और कहाँ भीड़ अच्छी नहीं आई। जहाँ अच्छी नहीं आई उसके पीछे वजह क्या थी, और उसके पीछे वजह की अगर हम बात कर रहे हैं तो सर आप समझ सकते हैं कि राजस्थान बीजेपी में भी इनफाइटिंग एक बड़ा मसला है। और उसमें ऐसा कहा जाता है कि एक नेता अगर बहुत संतुष्ट नहीं है तो ऐसी यात्राओं में भीड़ ना लेकर वो अपना मैसेज देता है कि मैं नाराज़ हूँ, मैं नाखुश हूँ। और जब शीर्ष नेतृत्व बैठता है तो ऐसे मैसेज को ही बहुत कठोरता से बताया जाता है, बिना नाम लिए, बिना टारगेट किए, कि पार्टी क्या सोच रही है और पार्टी के हित में क्या है जो आपको करना ही करना है। तो अगर गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बात को कहते हैं बैठक में, तो आप समझ सकते हैं कि जिन नेताओं के अंदर भी पर्दे के पीछे कुछ खेल करने की रणनीति रहती है या जिन्होंने कुछ खेल किया होता है, उनको ये सख्त संदेश मिल जाता है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो शीर्ष नेतृत्व के नज़र में है, और अब ज़्यादा कुछ गड़बड़ करेंगे तो इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो चुनावी तैयारियों के लिहाज से ओवरऑल अपने घर को ठीक करने की कवायद के तौर पे इस बैठक को आप देख सकते हैं। अच्छा, पहले वसुंधरा राजे के बारे में आप बता दें। वसुंधरा राजे चेहरा होंगी नहीं होंगी, क्लियर कर दिया गया है उनको? अब ये खबर है कि पार्टी किसी एक फेस को प्रोजेक्ट नहीं कर रही है। अब बिल्कुल सौरभ, उसमें पार्टी की रणनीति में कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। किसी एक चेहरे को लेकर मुख्यमंत्री के तौर पे उसको उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए, पार्टी ऐसा नहीं करने जा रही है। सामूहिक नेतृत्व के आधार पर ही पार्टी इस चुनाव में जाएगी। अभी तक के लगातार संकेत यही मिल रहे हैं। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रदेश के सभी नेताओं की आप बात करें तो उसमें वसुंधरा राजे सिंधिया सबसे पॉपुलर लीडर हैं। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी इस बात का एहसास है। समस्या वहां आती है जब वसुंधरा राजे सिंधिया पार्टी को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करती हैं। बीजेपी जैसी अनुशासित पार्टी जिसका एक सांगठनिक ढांचा होता है, वो ऐसी चीज़ों को कतई बर्दाश्त नहीं करता, और उस गतिरोध को सॉल्व करना इस चुनाव में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती आप कह सकते हैं सौरभ। तीसरी बात देवेंद्र की, क्या मध्य प्रदेश जैसा एक्सपेरिमेंट होगा राजस्थान में? कोई सांसद, कोई मंत्री क्या चुनाव में हमें दिखाई दे सकते हैं? इसकी चर्चाएं सौरभ ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा है, और उस पैटर्न की अगर बात करें तो कल जिन नामों को लेकर आपने चर्चा की थी उसके अलावा भी नाम हैं, जैसे बाबा बालकनाथ जो कि अलवर से मौजूदा सांसद हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनको चुनाव लड़ाया जा सकता है, उनको लेकर एक सीट की भी बात कही जा रही है। बाबा बालकनाथ की भूमिका को अगर आप देखें तो ऐसा लगेगा आपको कि योगी आदित्यनाथ जिस प्रकार से नाथ संप्रदाय के उत्तर प्रदेश में हैं, उसी नाथ संप्रदाय के बाबा बालकनाथ भी हैं जो कि राजस्थान में हैं। और इसके अलावा और भी कुछ सांसद हैं जिनको लेकर बातचीत चल रही है। हालांकि जौनपुरिया के बारे में बातचीत थी जो कि टोंक सवाई माधोपुर के हैं, लेकिन उन्होंने 2 टुक शब्दों में इनकार कर दिया पहले ही सार्वजनिक तौर पे कि वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहेंगे। लेकिन पार्टी ये एक्सपेरिमेंट कर सकती है। हालांकि मध्य प्रदेश और राजस्थान की स्थिति में सौरभ आप तुलना करें तो दोनों में फर्क बहुत ज़्यादा है, और मध्य प्रदेश में ऐसा करना पार्टी की मजबूरी थी, राजस्थान में ऐसा करना पार्टी की मजबूरी नहीं है। राजस्थान में चाहे तो पार्टी इस विकल्प को नहीं अपना सकती है क्योंकि वहाँ नेतृत्व को लेकर बहुत बड़ा सवाल नहीं है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को फटीग को लेकर बहुत बड़ा मसला था। इसके चलते पार्टी की तरफ से मैसेज देना जरूरी था कि सीएम कोई भी हो सकता है।
राजस्थान में वैसी स्थिति नहीं है, फिर भी संभव है कि वो सांसद चुनाव लड़ें। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। राजस्थान में बीजेपी शुरुआत से आगे मानी जा रही है, प्रदेश की परिपाटी है, हर 5 साल में सरकार बदलती है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने अभी बड़े जोर शोर से कहना शुरू किया, अशोक गहलोत ने भी, कि इतिहास इस बार बदलेगा और इस बार सरकार रिपीट होगी राजस्थान में। लेकिन बीजेपी, जैसा हमने कहा, चुनाव में पहले से माना जा रहा था कि भाई इस बार फ्रंट रनर है, लेकिन फिर भी बीजेपी को इतनी जरूरत क्यों पड़ रही है? एन वक्त पर टिकट नहीं वितरण हो पा रहा है, अनाउंस हो पा रहे हैं नाम, और इतनी बड़ी बैठक करके आपको घर का अपना झगड़ा निपटाना पड़ रहा है। देखिए, एक तो राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि वसुंधरा राजे को ये कोई आज कल में नहीं कहा गया है, ये कोई कल की रात नहीं कहा गया है कि वसुंधरा जी आप नेता नहीं होंगी। वसुंधरा जी नेता नहीं होंगी, ये वसुंधरा जी भी जानती हैं, और इसको 3 बार तो दिल्ली में अलग अलग जरिए से कहा गया। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बनने के बाद बीएल संतोष इसको बता चुके हैं, और वहाँ की जो संघ की यूनिट है वो बहुत साफ साफ कह चुकी है कि वसुंधरा जी के साथ बहुत लंबा नहीं चला जा सकता, अब इनका समय खत्म हो चुका है। तो ये तो बहुत स्पष्टता के साथ जान लेना चाहिए, और इस पर अमित शाह बिल्कुल स्टिक कर रहे हैं। उनका कहना है, और उनका क्या कहना है, हर कोई जानता है कि अगर एक जो अशोक गहलोत और वसुंधरा जी वाला एक कहते हैं ना कि अंडरस्टैंडिंग, वो पर्दे के पीछे वाली, वो वाली अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो शायद राजस्थान में कुछ दूसरे तरह की राजनीति होती, भले 6 के 6 विधायक अशोक गहलोत बसपा के ले आते। तो उसमें बहुत स्पष्टता है। आप कह रहे हैं कि आप सरकार पहले बन गई होती बीजेपी की? नहीं, मैं इसको ऐसे नहीं कहूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि अशोक गहलोत इतने अंतर विरोधों के बावजूद अगर सरकार चला पा रहे हैं तो उसमें सचिन पायलट की कमजोरी से ज्यादा वसुंधरा राजे का समय समय पर उनको मदद कर देना है, ये समझना जरूरी है। और भारतीय जनता पार्टी गजेंद्र सिंह शेखावत से ज्यादा ताकतवर हैं वसुंधरा जी, कम से कम विधायकों को तोड़फोड़ के मामले में ज्यादा ताकतवर है। और एक जो महत्वपूर्ण बात है, जिसको कल यूं ही मैं बात कर रहा था तो एक बड़ी रोचक बात किसी ने कही मुझसे। उन्होंने कहा, देखिए एक बात समझिए, अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे बहुत ताकतवर हैं। कहां ताकतवर हैं? विधायक बन जाते हैं तो उनका मैनेजमेंट सबसे अच्छा करते हैं। इनकी अपनी ताकत कभी नहीं रही कि दोबारा सरकार बनवा पाए, यानी जनता में इनका वो प्रभाव नहीं है जो बनाया जाता है, जो मीडिया में बन जाता है ना कि नहीं अगर अशोक गहलोत हैं तो चुनाव जिता देंगे, वसुंधरा है तो, और बड़ा डिटेल में उन्होंने बताया। उन्होंने कहा, देखिए जब जब ये हारते हैं तो कैसे कैसे हारते हैं। तो मुझे भी लगा कि ये रोचक है, यानी दिल्ली में बैठकर या पार्टी में बैठकर हमको लगता है यही दोनों नेता हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सलीके से कल बता दिया। और देवेंद्र जो बता रहे थे उसमें एक बात मैं और जोड़ दूं, भारतीय जनता पार्टी की बैठक में जब अमित शाह हो, बीएल संतोष हो, जेपी नड्डा हो, वहां के महामंत्री संगठन हो, प्रदेश प्रभारी हो, और वसुंधरा जी हो, तो माइंड मेकअप सबका हो चुका रहता है। क्या बात करनी है और किस किस बात पर, या तो कोई नाराज होकर चला जाए, उतनी स्थिति है नहीं। और पिछले कुछ समय में पार्टी की जितनी कमजोरी हुई है उसका जिम्मेदार कौन है, वो उस बैठक में इंगित किया गया बहुत ठीक से। टिकट अभी तक नहीं बंट पा रहे हैं, क्यों सहमति नहीं बन पा रही, उस पर बहुत तीखी, मतलब मैं नहीं कहूंगा बहस वहस हुई है, ये कहना ठीक नहीं है, लेकिन ये हुआ है। तो कुल मिलाकर वसुंधरा अब एक तरह से कहें कि भूतकाल है, उनको ये तय करना है कि तो कैसे वर्तमान में प्रासंगिक बनी रह सकती। वो प्रासंगिक बनी रहेंगी, यही सवाल था कि अब वो अब चुनाव में हमको प्रचार में दिखेंगी, पार्टी के लिए सकारात्मक काम करते हुए दिखेंगी। विकल्प है क्या उनके पास? कोई विकल्प है, घर बैठने का विकल्प है, तो बैठ जाए घर, पार्टी तैयार है। एक बात आपने जो कही वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे। भाई आप बड़ा नेता किसको मानते हैं? जो आपको चुनाव जिता करके दे। आप चुनाव जीते, आप उसके बाद अगर आप वो नेता आपको दोबारा सत्ता में ला पा रहा है तो बड़ा नेता है। राजस्थान के बारे में वैसे भी कहते हैं कि राजस्थान की जनता सरकार चुनती नहीं है, इस सरकार रिजेक्ट करती है, सरकार बदलती है। तो आप जनता की मन की बात, मन को दोबारा बना नहीं पा रहे, दोनों में से कोई भी नहीं। 98 से यही हो रहा है राजस्थान में, सरकार रिपीट ही नहीं हो रही है किसी की। ठीक है। और कल की बैठक के बारे में एक दो इंटरेस्टिंग पॉइंट है। कल जब अमित शाह ने रात को बैठक ली थी सब कोर कमेटी की, अमित शाह ने 2 बातें बहुत स्पष्ट बोली। एक तो ये बोला है कि हम सब पार्टी के समर्पित सिपाही हैं, हम सब कार्यकर्ता हैं, कोई भी सेनापति बनने की कोशिश न करे इस चुनाव के अंदर। ये बहुत उन्होंने स्पष्ट बोला है, मतलब सबको सामूहिक नेतृत्व में लड़ना पड़ेगा, इस चुनाव का प्रदेश का कोई भी सेनापति नहीं है। और दूसरी बात उन्होंने ये भी बहुत स्पष्ट बोली है कि पार्टी के संगठन में प्रदेश स्तर पर जो खींचतान चल रही है, आपस में जो मतभेद है, आपस में जो राजनीति हो रही है, उसकी पूरी जानकारी केंद्रीय नेतृत्व को है। अमित शाह ने बहुत स्पष्ट कहा है कि सब संगठित होकर
अपना मतभेद बुलाकर साथ में मिलकर चुनाव लड़ना है और सरकार बनाना है। तो ये बात बहुत स्पष्ट कर दी नेताओं को कि आपस में जो आपके मतभेद है उसका केंद्रीय नेतृत्व के नजर में सब कुछ है कि आपका क्या राजनीति चल रही है। बहुत सारे नाम हम चला रहे हैं कि संभावित, क्या इनमें से कोई होगा जो कि चुनाव लड़ेगा? कोई सांसद है, कोई मंत्री है? आपने, देवेंद्र ने भी एक नाम बताया, आपने भी उसकी चर्चा की थी, बाबा बालकनाथ का जो है सांसद है। बिल्कुल, वो गोरखनाथ उसके मठ के पंथ के लोगों में से हैं। लेकिन मैं दो चीज़ें कह रहा हूँ जो हम लोग चला रहे हैं उसमें। एक डेवलपमेंट जो मतलब खबर के हिसाब से है कि नहीं है, लेकिन मैसेजिंग के लिए, प्रधानमंत्री जब अभी गए थे जयपुर दीनदयाल जी की जयंती के दिन, तो वहाँ पर हवाई अड्डे पर वसुंधरा जी भी मौजूद थी जी, हवाई अड्डे पर, और उन्होंने उनको स्वागत के लिए फूल भेंट किया। तो ये उम्मीद की जा रही थी कि प्रधानमंत्री के साथ वसुंधरा जी उस गाड़ी में चलेंगी, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने फूल तो ले लिया, लेकिन गाड़ी में सीपी जोशी बैठे जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, और वसुंधरा जी नहीं बैठी। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान बैठे थे जी, तो यहाँ पर वसुंधरा जी नहीं बैठी थी, सीपी जोशी बैठे थे। एक बात, फिर जब वो मंच पर भी आ गई, इधर भी आ गई, तो उनको मौका नहीं दिया गया। वैसे वो पार्टी ने कहा कि भाई पार्टी का अध्यक्ष वो बोली नहीं, वो नहीं बोली उसमें। एक बात तो ये है। दूसरा, जो हम नाम चला रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, वो सब ठीक है। एक नाम हम मिस कर रहे हैं अभी, वो नाम है ओम बिरला साहब का। क्या चाहते हैं आप? नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि वो बहुत पूरी तरह से एक्टिव हैं, और आज नहीं तो 4 दिन बाद आपको उनका नाम चलाना पड़ेगा। अब आपने ऐसा नाम लिया, एक बार तो देवेंद्र का रिएक्शन मुझे लेना पड़ेगा। लीजिएगा, उसमें देवेंद्र से लेने के लिए एक चीज और पूछिए। मतलब उनका नाम नहीं है, लेकिन जो हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं राज्यसभा के, वो बहुत एक्टिव हैं वहां पर, और उन्होंने 30 से 35 जिलों में, 30 से 35 जिलों में, मतलब 33 जिले हैं, अभी 50 बना दिया अशोक जी ने, लेकिन वैसे 33 जिले हैं, सब जिलों के दौरे कर लिए। और अभी पिछले दिनों, परसों ही शायद, जोधपुर, बाड़मेर और झुंझुनू दौरा करके आए। झुंझुनू और ये पूरा जाट वाला इलाका है, और ज्योति मिर्धा धनखड़ साहब के रास्ते से पहुंची हैं भारतीय धनखड़ साहब के रास्ते से पहुंची ज्योति मिर्धा। चलिए, आपने दोनों नाम, आप ओम बिरला साहब का नाम तो कह रहे हैं कि ये हम तो नाम उनके चला रहे हैं जो हमें लगता है शायद चुनाव लड़ जाएं। आप कह रहे हैं उस लिस्ट में ओम बिरला का नाम होना चाहिए। देवेंद्र जी से थोड़ा जी, देवेंद्र जो जानना चाहेंगे कि क्या ओम बिरला जी स्पीकर साहब जो है, उनका नाम, उनके नाम की कहीं कोई सुगबुगाहट है? जगदीप धनखड़ जी का क्या रोल चुनाव में भी कुछ दिखाई दे रहा है? और इसमें 3 चरण में इसको समझिए सौरभ। पहली बात यह है कि ओम बिरला विधानसभा का चुनाव लड़ें, इसका कोई भी संकेत नहीं है। दूसरी चीज़ कि ओम बिरला या उनकी टीम की बात करें, उनकी नज़र राजस्थान के मुख्यमंत्री के पद पर रहती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। और बहुत स्वाभाविक से भी बात है कि कोई भी नेता ये चाहता है कि वो अपने प्रदेश में अगर मुख्यमंत्री के लायक है तो वो पद उसको मिलना चाहिए। और ओम बिरला की अगर बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर निश्चित तौर पर अपने परफॉर्मेंस को उन्होंने दिखाया है। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें, गृहमंत्री अमित शाह की बात करें, या देश के प्रधानमंत्री मोदी की बात करें, उन सबके भरोसेमंद और विश्वस्त नेता के तौर पर उन्होंने अपनी छवि बनाई है। भले ही लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद बीजेपी से उन्होंने अपना नाता तोड़ लिया, लेकिन एक भरोसा उन्होंने जीता है। और उस लिहाज से सरप्राइज फैक्टर के तौर पे बाद में इसकी संभावना बने वो अलग बात है, लेकिन अभी इसका कोई संकेत नहीं, और वो एक बहुत दूर की कौड़ी होगी। और वो आप कह सकते हैं कि एकदम से आउट ऑफ बॉक्स वो डिसीजन लेना होगा बीजेपी के लिए, अगर वो लोकसभा अध्यक्ष को वहाँ पे मुख्यमंत्री बनाती है तो। और ये बात मैं तब कह रहा हूँ जब लोकसभा अध्यक्ष की टीम लगातार इस बात को लेकर सतर्क रहती है कि राजस्थान के पॉलिटिक्स में भले ही प्रत्यक्ष तौर पर नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर उसका से बरकरार ना रहे, बल्कि ज़्यादा रहे और ज़्यादा चमकदार नजर आए। और वैसी परिस्थिति में कि अगर मुख्यमंत्री का चयन करना हो तो स्वाभाविक विकल्प के तौर पे उनका नाम सामने आ जाए। उपराष्ट्रपति की बात करें तो उनकी संभावना नहीं है सौरभ कि अगर नंबर्स बाद में आ जाते हैं तो उनको बनाया जाएगा, इसकी संभावना दूर दूर तक नहीं है। लेकिन उनको बनाया ही गया है जाट फैक्टर के चलते, और ऐसे में राजस्थान में जाट वोटर सबसे ज़्यादा हैं, तो कैसे ये संभव नहीं कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा अप्रत्यक्ष तौर पर ही सही उनके कार्यक्रम करा के उसका इस्तेमाल कराया जाए। अब एक जो नाम हमने कल भी चर्चा की थी, कल 6 बजे के प्रोग्राम में, रमेश बिधूरी का नाम। रमेश बिधूरी को टोंक का प्रभारी बनाया गया। देवेंद्र ने कल हमको करेक्ट भी किया था, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि ये जो पार्लियामेंट का विवाद हुआ, उन्होंने जो कुछ कहा, शब्द बोले दानिश अली के लिए, उसके बाद उनको जिम्मेदारी दी गई। जिम्मेदारी पहले दी गई थी। ये है कि जिम्मेदारी पहले विड्रॉ नहीं किया, किया जा सकता है ना, विड्रॉ नहीं किया बीजेपी ने। का मसला नहीं है। हाँ, मसला अब करना क्या चाहती है रमेश बिधूरी को वहां ले जाकर के बीजेपी? सवाल ये रमेश नहीं, मुझे लगता है कि देखिए बहुत साफ मैसेज है, और मतलब मुझे ये दिख रहा है कि वो पहले से भले रहा हो, मेरे ध्यान में नहीं है, देवेंद्र ने बताया तो सही बात होगी, लेकिन उसके आगे क्या है कि उसको प्रचारित इसी तरह से किया गया।
ये कोई हम आप नहीं कर रहे हैं, कोई मीडिया नहीं कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसको परसों पुश किया गया, इसको कहा गया कि खबर चलनी चाहिए कि रमेश बिधूड़ी को, और यहां जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं उससे बहुत अधिक चर्चा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उस पर की गई और किस किस तरह से की गई है, जब उसको आप देखेंगे तो समझ में आएगा। बीजेपी करे ना करे, बीजेपी करे ना करे, कांग्रेस तो करेगी ना। अब मैं देख रहा था कितना रिएक्शन है रमेश बिधूड़ी को लेकर के, भाई इस पर तो इन व्यक्ति पर तो कार्रवाई होनी थी, क्या हुआ? बीजेपी ने शो कॉज नोटिस दिया था, क्या हुआ? स्पीकर साहब ने चेतावनी दी थी, उसके बाद क्या होने जा रहा है? आपने उनको जो है इलेक्शन की जिम्मेदारी दे दी है। तो बीजेपी का टोंक में 30% मुस्लिम वोटर है, आप लोगों ने बताया। मैं यही कह रहा हूं कि विधूड़ी जी को, मतलब वो उन 44 नेताओं में से अकेले नहीं है विधूड़ी जी जिनको जिम्मेदारी दी गई है। वहां पर राजस्थान से बाहर के 44 लीडर्स हैं जिनको जिम्मेदारी दी। इतने ख्याति नाम शायद नहीं है बाकी लोग। नहीं, दिल्ली के प्रवेश वर्मा भी हैं जो जोधपुर को देख रहे हैं, उनको पीछे छोड़ के इंचार्ज। हाँ, लेकिन विधूड़ी जी का अब ये तो पार्टी बताएगी कि क्यों तय किया, पहले तय किया, बाद में तय किया, और पहले करने के बाद भी इतना विवाद के बाद आप विड्रॉ करते नहीं करते, ये हमारा कोई सजेशन का आइडिया नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि टॉक में क्यों चुना गया विधूड़ी जी को? विधूड़ी जी का कोई टॉक से रिश्ता नहीं है, टॉक को वो शायद जानते, लेकिन टॉक राजस्थान की सबसे ज़्यादा मुस्लिम डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूंसी है, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। दूसरा, कांग्रेस के सचिन पायलट का इलाका है, दोनों गुर्जर है, दोनों गुर्जर है, और सचिन पायलट वहाँ पर देख रहे हैं। तो दोनों के लिए आप या चाहते हो या तो माइनॉरिटी के कॉन्स्टिट्यूंसी में आप भेज के वोट का पोलराइजेशन कराना चाहते हो, या तो क्योंकि विधूड़ी जी के स्टेटमेंट का मतलब क्या है, जो संसद में हुआ वो एक पोलराइज करने के रास्ते तक पहुंचता है ना, यदि आप मुस्लिम डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूंसी में ले जाते हो। तो पार्टी की ये रणनीति रही होगी कि इस तरह से चुना जाए। टोंक में विधूड़ी को लेने का सिर्फ मतलब मुझे ये समझ में आता है कि एक माइनॉरिटी डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूंसी में एक ऐसे आदमी को जिसकी नाराजगी जहां पर सार्वजनिक तौर पर दिखाई गई, ठीक है, और लोग समझते थे कि पार्टी इस पर कोई कार्रवाई करेगी। हालांकि मुझे उस वक्त भी लगता था कि पार्टी नहीं कार्रवाई करेगी, क्योंकि बात ऐसे बयानों से कार्रवाई होने लग गई, फिर तो सब पर कार्रवाई हो जाएगी। ये बयान तो खैर ऐसा ही था कि कार्रवाई होनी चाहिए थी। हालांकि रमेश बिधूड़ी, जो बातें पता चली वो ये कि रमेश बिधूड़ी ने बार बार ये कहा कि देखिए कोई मेरे सामने प्रधानमंत्री को गाली देगा, प्रधानमंत्री को नीच कहेगा, मौत का सौदागर कहेगा, तो मैं सुनूंगा तो नहीं, सर। मैं तो जवाब सिंह जी ने दूंगा। जब खेद किया उनको, तो वो भी उनको ऐसा लगता है कि भाई मेरे सामने प्रधानमंत्री को अपशब्द कहे जा रहे थे, मैंने जो बोला मेरा उस वक्त रिएक्शन था, वो निकल गए मेरे मुंह से शब्द, ये उनका पक्ष हो सकता है। हाँ, सवाल ये कि आप पार्टी जो है उस पर क्या करती है। लेकिन ये बात सही है कि पार्टी ने विड्रॉ नहीं किया, उनको जो जिम्मेदारी दी गई थी। हर्षवर्धन जी को लगता है पार्टी इसका प्रचार चाहती है कि प्रचार हो, पार्टी चाहे ना चाहे। रमेश बिधूड़ी का नाम आ गया, वैसे ही वो नाम इतना चल पड़ा सोशल मीडिया पर। एक बार इस पर देवेंद्र का इस पर भी रिएक्शन, रमेश बिधूड़ी को लेकर के उनके नाम को पीछे न लेना, टोंक जैसी जिम्मेदारी देना, क्या बताता है पार्टी की सोच के बारे में रमेश बिधूड़ी को लेकर? और सौरभ, एक बार फिर से ध्यान दें कि रमेश बिधूड़ी को पिछले विधानसभा चुनाव में भी टोंक की जिम्मेदारी दी गई थी। ऐसा नहीं है कि इस बार ही टोंक की जिम्मेदारी दी गई थी। पिछली बार टोंक जिले के अलावा और भी 3 जिले थे, इस बार वो जिम्मेदारी नहीं दी गई है। और इसके पीछे वजह यह है सौरभ कि लगभग 45,000 गुर्जर वोटर हैं वहाँ पर टोंक में, और हम सभी जानते हैं कि जैसा कि लगभग 70,000 के आसपास मुस्लिम वोटर हैं। और वहाँ पर कांग्रेस पार्टी तो 2013 तक लगातार मुस्लिम कैंडिडेट को ही देते रही थी, जबकि बीजेपी हमेशा हिंदू कैंडिडेट को देती है। एक बार बीजेपी ने यूनिस खान को भी वहाँ पर टिकट दिया था पिछले विधानसभा चुनाव में। और गुर्जर कम्युनिटी के तहत रमेश बिधूड़ी न सिर्फ राजस्थान में सौरभ, बल्कि उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां भी पार्टी ने इनका इस्तेमाल किया है गुर्जर चेहरे के तौर पर। पार्टी के कम से कम टॉप लेवल पे आप सौरभ एकदम से तय मानिए कि इस बयान के चलते ये डिसीजन लिया गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पार्टी का शीर्ष स्तर उस बयान से कतई सहज नहीं है। ये सोशल मीडिया पे चाहे जो भी अभियान चलता हो, लेकिन एक पार्टी के पॉलिसीज के तौर पे सौरभ ऐसा नहीं है। बिल्कुल देवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी अपडेट के लिए। बड़ी बातें आपने बताई कि राजस्थान को लेकर बीजेपी की क्या स्ट्रैटेजी है, क्या सोच है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।